एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और आज हम रिवाइज करने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को जस्ट 15-20 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिटेल्ड है। ये 2 पेज नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ध्यान से सुनना क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं आपको कम से कम 2, तो 8 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर के रिविजन से कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कुछ में होता है अमोनिया, कुछ में होता है यूरिया, कुछ में होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अब याद रखिएगा कि तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे अधिक पानी जिसको निकालने के लिए चाहिए वो है अमोनिया, सबसे कम जिसको चाहिए पानी वो है यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया जो होता है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि यूरिया की मॉडरेट होती है और यूरिक एसिड की बहुत ही कम टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट हाई, मॉडरेट, वेरी लो, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, इससे कुछ भी नहीं होता है, यूरिया से मॉडरेट एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब समझिए आप लोग, जिनके भी बॉडी में हमें पानी कंजर्व करना होता है वो यूरिक एसिड निकालते हैं, जो पानी में ऑलरेडी रहते हैं, जिनके आसपास बहुत पानी है वो अमोनिया निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिया जो होता है वो हमेशा अमोनियम आयन के फॉर्म में बाहर निकलता है, और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए कभी भी किसी रोल आपके किडनी का तो नहीं है बिल्कुल भी, तो अमोनिया जनरली एक्वेटिक एनिमल्स निकालते हैं, और जिनके पास गिल्स होता है तो वो अमोनिया निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, हम लोग बड़े चालाक लोग हैं, हम लोग अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं बेटा जी? हम लोग लीवर में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द यूरिया साइकिल, और हम फिर इस यूरिया को थ्रू द यूरिन बाहर निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा यूरिया हम बॉडी में रखते हैं टू मेंटेन द इंटरमिडिलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन। क्या है वो बताती हूँ आगे। नेक्स्ट बेटा जी देखिए, यूरिक एसिड जो होता है वो हमेशा पक्षी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। कभी भी आपने किसी बर्ड को नहीं देखा होगा कि बर्ड सुसु कर रही है या पॉटी कर रही है, वो एक पेस्ट निकालते हैं। अब चाहे उसको सुसु मान लो, चाहे आप पॉटी मान लो, क्योंकि बर्ड को ना पानी बहुत कंजर्व, उड़ने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। एक्चुअली मेन वाटर मीन्स एनर्जी, ठीक है, तो दे स्टोर, दे कंजर्व द वाटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्या हमें प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए सिर्फ हमारा प्रोडक्ट्स किडनी से बाहर होगा कि कुछ और भी चाहिए? अलग अलग हैं, जैसे कि प्लेटे हेलमिन्स, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फिऑक्सिस, ये निकालते हैं बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा, जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। इनमें बीटिंग सीलियाज होते हैं, जो ऐसा लगता है कि आग जल रही है, और इस बीटिंग सीलिया से ये बॉडी कैविटी से बाहर करते जाते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट थ्रू द सिंगल ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि जैसे प्लेटे हेलमिन्स उसमें तो सिंगल ही ओपनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में सेगमेंटल नेफ्रीडिया होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में नेफ्रीडिया होते हैं जो कि वेस्ट का रिमूवल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि वी हैव द 100 to 120 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि ना कि सिर्फ वेस्ट रिमूवल के काम करती है, साथ में आयनिक बैलेंस का भी काम करती है। नेक्स्ट इज बेटा क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, इनमें होती है एंटीनरी ग्लैंड, एंटीना पे पाई जाती है, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। वर्टिब्रेट्स में सबके पास किडनी है। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। प्रोबोसिस मतलब जो इस प्रोबोसिस का मतलब होता है इससे सामने जो मुंह के पास ऐसे लंबा सा पार्ट निकला हुआ, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, वी हैव 2 किडनीज, किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है। रीनल आर्टरी से किडनी पर ब्लड जाता है, रीनल वेन से किडनी से ब्लड बाहर आता है। जो भी यूरिन आप बना रहे हैं यूरेटर से जो है बाहर निकलेगा, ट्रायंगुलर शेप की यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरेथ्रा से पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी है बेटा जी, उसकी लोकेशन बहुत पूछी जाती है, वो है लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री से बेटा जी आपकी L3 के बीच में, ठीक है। L3 मतलब लंबर वर्टिब्री के बीच, मतलब लास्ट वाली थोरैसिक वर्टिब्री L3 के बीच में होती है किडनी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा साइज अगर हम बात करें तो 120 से 117 ग्राम होता है, और इसकी डायमेंशन बेटा कितनी है, 12 × 7 × 3, ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी कवरिंग की अगर मैं बात करूं तो टफ कैप्सूल होता है किडनी के चारों तरफ, ठीक है, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। नेक्स्ट बात करूं कि किडनी जो है वो अगर आप देखो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, तो वैसा दबा हुआ है, जो इस दबे हुए एरिया को हम कहते हैं हाइलम, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीजों के एंट्री और एग्जिट होती है, ठीक है। रीनल पेल्विस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज होती है, अगर आप देखो तो किडनी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पोर्शन को मेडुला कहते हैं। मेडुला में होते हैं
मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड ध्यान से सुनेंगे, जिस जगह पर खुलते हैं उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। जहां पर भी सारे पिरामिड, ये देखो सारा एंड जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस इज द ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पे सारे आपके पिरामिड्स खुलते हैं। ठीक है, अब कॉर्टेक्स बाहर वाला जोन, अंदर मेडुला। मेडुला के अंदर क्या पाए जा रहे हैं बेटा जी? मेडुला में पाए जाते हैं पिरामिड्स। एक्चुअली पिरामिड जो है वो बीचों बीच है, आधा पोर्शन मेडुला का जो आपके पिरामिड होते हैं, पिरामिड में क्या है बेटा जी? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का आधा पोर्शन, कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में, कुछ पोर्शन मेडुला में है। आपको मैं बताऊंगी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इनर पोर्शन। मेडुला क्या होता है? इनर पोर्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, और यहां पर बेटा जी आपको ये समझना है कि आपको ये जो पिरामिड दिख रहे हैं, है ना, तो अगर आप नेफ्रॉन की, जैसे मान लो ये पिरामिड है, तो ये देखो ये होता है आपका बोमन कैप्सूल, ये होती है पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो मेडुला में कौन सा पोर्शन जा रहा है? लूप ऑफ हेनले। बाकी डीसीटी, ये पीसीटी, डीसीटी और बोमन कैप्सूल ये सब होते हैं कॉर्टेक्स में। क्लियर है बच्चे? अब अगर आप बात करें कि जो आपका पिरामिड होता है वो उसकी ओपनिंग होती है रीनल पेपिला में। ठीक है, रीनल पेपिला याद रखिएगा, भले इसमें नहीं दिया है तो पिरामिड की ओपनिंग होती है रीनल पेपिला में। अब आपके जो पिरामिड्स होते हैं बेटा, है ना, पिरामिड 1 2 3 4 पिरामिड जो होते हैं वो खुलते हैं माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स खुलता है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ओपन इनटू द यूरेटर। ये सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेफ्रॉन। हर किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन है जो कि वापस नहीं बन सकते। एक बार जीवन में बन गया ना नेफ्रॉन तो फिर वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं बेटा जी, एक होता है ग्लोमेरुलस जो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और दूसरी होती है रीनल टेब्यूल। ठीक है, रीनल टेब्यूल। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कहानी में ट्विस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये जो ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ हम लोग कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी। तो आपके नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, मेल्फिजियन बॉडी और ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज है। ठीक है, आपका ब्लड जो कैपिलरी में ब्लड आता है वो एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, आपकी कैपिलरीज रखी है कप शेप के स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में 2 लेयर्स है बेसिकली। कैप्सूल कुछ इस तरीके से है, जिसमें से आउटर लेयर जो है वो बना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, जबकि ये वाली जो लेयर होती है यहाँ पर होते हैं सिंपल पोडोसाइट सेल। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ही है। ये कुछ इस तरीके से फंसे होते हैं, एक पोडोसाइट दूसरी पोडोसाइट के साथ कुछ इस तरीके से फंसी होती है, बीच में छोटी सी खाली जगह होती है जहां से चीजें फिल्टर होकर बाहर आती हैं। तो बेटा जी आउटर लेयर तो जो है किससे बनी है? आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। पर इनर लेयर, दिस इज द इनर लेयर, जो कि पोडोसाइट से बनी हुई होती है, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करेगी। यहां तक की बात आई होप आपके दिमाग में, आपके भेजे में निकल गई होगी, घुस गई होगी। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल इक्वल्स टू मेल्फिजियन बॉडी, इसी को हम रीनल कैप्सूल्स भी कहते हैं। ब्लड आया कहां से, गया कहां से, बताई दिया मैंने आपको। चलिए, मेल्फिजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी कहां होते हैं? कॉर्टेक्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया किडनी के। और बाकी लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है वो कहां होता है बेटा जी? मेडुला में। 2 प्रकार के आपके पास नेफ्रॉन होते हैं। अगर आप देखो तो देखो यार, हमारे पास 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स हैं। हमारी बॉडी में 80% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जिसका मेजर पोर्शन देखो, ये पिरामिड शेप का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, छोटा सा लूप ऑफ हेनले होता है या नेग्लिजिबल वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा जी आपका एक होता है, तो ये वाले नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। हमारी बॉडी में 80% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, पर 20% कैसे मैम? मेडुलरी नेफ्रॉन, जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि इनका भी देखो सब कुछ है ऊपर ही, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब ऊपर है, पर लूप ऑफ हेनले इनका काफी बड़ा होता है। 20% ये जो नेफ्रॉन है इनको हम मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है तो ये एक्टिवेट होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। कैमल में उल्टा है, 80% ये वाले, 20% ये वाले। ठीक है, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ठीक है, कैपिलरी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा क्योंकि अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखने वाले हैं। आपका एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस से चीजें फिल्टर होती हैं, पीसीटी में जाता है। उसके बाद जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड जो है निकला इफरेंट आर्टेरियोल से, एग्जिट किया, और वो चारों तरफ देखो पीसीटी के, डीसीटी के घूमने लगा। तो इसकी सब ब्रांचेस बनी जिनको हम कहते हैं पेरिटिबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों जी? दिस इज कॉल्ड एज पेरिटिबुलर कैपिलरीज। आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा है, दिस इज द पेरिटिबुलर कैपिलरीज। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पेरिटिबुलर कैपिलरीज की और फाइन ब्रांच होती है और देखो चारों तरफ ऑफ द लूप ऑफ हेनले की घुसती है, दिस इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पेरिटिबुलर कैपिलरी ही है। पेरिटिबुलर क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच है। ठीक है, पेरिटिबुलर और पतली होती है और चारों तरफ होती है किसके? आपके लूप ऑफ हेनले के, दिस इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। आपके जब ब्लड का काम हो जाता है तो ब्लड जो है वापस से वेन में ड्रेन होता है, इसे कहते हैं रीनल वेन, और रीनल वेन जो है वो हार्ट की ओर चली जाती है। तो आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से ब्लड जाता है। ठीक है,
आपका पहला पार्ट जो है वो है मेल्फिजियन बॉडी, देन है पीसीटी, देन है लूप ऑफ हेनले, देन है आपका डीसीटी, डीसीटी के बाद आता है आपका ब्लड कलेक्टिंग डक्ट, ब्लड मतलब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। तो पहले आपका जो यूरिन है पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद चला जाता है सीधे कहाँ बताओ, सारी की ओपनिंग कहाँ होती है आपके रीनल पेपिला में, रीनल पेपिला से कहाँ चला जाएगा आपका यूरिन यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ चला जाएगा बताओ जल्दी से, पेपिला से जाएगा आपके ओपनिंग होती है कहाँ पे पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है जो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आई होप वासा रेक्टा वाली कहानी शुरू हुई। तो वासा रेक्टा इज एब्सेंट एंड हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होती है, ठीक है, ये बहुत रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाली देखिए, आर्टरी से ब्लड आया, एफरेंट आर्टीरियो, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा, रीनल वेन्यूल, रीनल वेन। ये सीक्वेंस आता है कि ब्लड और यूरिन का फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है। यूरिन का फ्लो बता दिया आपको कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है, बताओ जल्दी से कहाँ से कहाँ की ओर हुआ। सबसे पहले फिल्टर हुआ, बोमन मेल्फिजियन बॉडी से पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट की ओपनिंग कहाँ हुई बताइए, रीनल पेपिला, ठीक है, रीनल पेपिला। आपका पिरामिड खुला, पिरामिड खुलने के बाद कहाँ गया पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। ये आपको आना चाहिए, ब्लड का फ्लो भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी बता दिए देखो, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी पिरामिड, रीनल, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत भयंकर तरीके से हम बहुत ही अल्ट्रा फिल्टर कर देते हैं हम लोग अपने ब्लड को, ठीक है। अब ब्लड में क्या चीज़ है बेटा, पानी फिल्टर करेंगे, साथ में जिनका भी साइज बोमन कैप्सूल के छिद्र के, वो फिल्ट्रेशन पोर या पोडोसाइट जो फिल्ट्रेशन स्लिट बनती है ऐसे करके, एक सेल ये दूसरी सेल ऐसे फंसती है, तो स्लिट से जिनका भी छोटा साइज है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज पास हो गया, अमाइनो एसिड पास हो गया, आयंस पास हो गए। तो ये सब चीज़ें तो हम यूरिन से लॉस नहीं कर सकते, ऐसे तो लॉस हो जाएगा बेटा, दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉडी को, तो हम रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। आइए स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये कौन फिल्टर करता है आपका ब्लड, ब्लड फिल्टर करके यूरिन कौन बनाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। टोटल आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप है ना आप 5 लीटर ब्लड पंप करते हैं तो उसका किडनी कितना फिल्टर करती है, ओनली 1100 से 1200 ml, ठीक है। अब पर मिनट आपकी किडनी कितना फिल्टरेट बनाती है बेटा, 125 ml पर मिनट, ठीक है। 1100 से 1200 ml आप पर मिनट किडनी से ब्लड फिल्टर कर रहे हो, तो बन कितना रहा है, मात्र 125 ml पर मिनट। पर ये 125 नहीं है, अगर 24 घंटे हैं तो ऐसे में आप 180 लीटर यूरिन पूरे दिन में बना देते हो। ऐसे 180 लीटर यूरिन निकालने लगे तो भैया सीधे जो है आपका स्वर्गवास हो जाएगा, क्योंकि 180 लीटर यूरिन निकालने के लिए भैया पूरे दिन यूरिनल में ही बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वर्गवास ना हो इसलिए किडनी ने जुगाड़ बना रखा है। तो वी हैव बेटा जी बेस, देखो आप लोगों को याद है हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा, एक तो बोमन, एक तो होगी बेटा जी ग्लोमेरुलस की लेयर, एक होगी बेटा जी बोमन कैप्सूल की लेयर, और बीच में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एपिथीलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। पोडोसाइट कहाँ होती है, इनर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आपकी ये बोमन कैप्सूल है, तो पोडोसाइट्स आपकी इनर साइड, ये देखो ये होती है आपकी पोडोसाइट, यहाँ से चीजें जो है फिल्टर होकर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, ठीक। यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है। यहाँ पे पोडोसाइट्स है, ये अंदर की ओर है, कहाँ क्या होती है, पोडोसाइट, ठीक है। अंदर की ओर क्या होती है बेटा जी, पोडोसाइट। यहाँ पर उल्टा बोल दिया था क्या मैंने, ठीक है। तो अंदर की ओर क्या होती है बच्चों जी, यहाँ पर होगी आपकी पोडोसाइट। ये वाली बात सारे बच्चों को याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी होती है, दीज आर द पोडोसाइट होती हैं, और ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कहानी हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा जी, है ना, आप 180 लीटर यूरिन जो है बनाते हो, पर 1.5 लीटर ही कैसे बाहर निकालते हो, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जब भी हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेशर सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेशर देखते हैं, ब्लड फिल्टर्ड आउट बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फाइनली थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट। ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा के फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं फिल्टर होता है, एक्सेप्ट प्रोटीन। क्या नहीं फिल्टर होता, प्रोटीन फिल्टर नहीं होते हैं, इसीलिए से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए ध्यान से समझिएगा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कुछ चीज़ें, दैट इज अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। यहाँ पे मैं इसके लिए डायग्राम भी लेके आई हूँ। वेयर इज माई ब्यूटीफुल जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का डायग्राम कहाँ गया, ओ शिट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का मैंने डायग्राम लगाया था पर वो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर समझिए कि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपका जो डीसीटी होता है
और आपकी जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, आपके ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल और आपकी डीसीटी, ये दोनों एकदम सामने सामने होती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अगर आपके ब्लड के प्रेशर में, वॉल्यूम में कोई चेंज होगा या बहुत ज़्यादा यूरिन आप बाहर निकाल रहे होंगे तो डीसीटी जो है वो भी पहचान जाती है और ग्लोमेरुलस दोनों पहचान जाती है। इन दोनों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी को हम कहते हैं बेटा जी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। कैसे बनता है बेटा जी, यहाँ पर क्या होता है, देखो ऐसे होता है। सो ये है बेटा जी आपकी डीसीटी, समझिएगा, ये क्या है आपकी डीसीटी है और डीसीटी के सामने क्या है, ये डीसीटी है बेटा और ये है आपकी ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और डीसीटी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी को हम कहते हैं जेजीए सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो आपकी डीसीटी के पास कुछ सेल्स होती हैं और जेजी जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसके पास कुछ सेल्स होती हैं। डीसीटी के पास कौन सी सेल होती है, मैक्युला डेंसा। तो ये मैक्युला डेंसा जो सेल्स होती हैं ये पहचान जाती हैं कि भैया बहुत ज़्यादा यूरिन जो है वो लॉस हो रहा है। यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं बेटा जी आपकी ग्लोमेरुलस में, यहाँ होती है जेजी सेल जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर सेल। इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी को हम कहते हैं जेजी अपैरेटस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल, डीसीटी ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टीरियोल की जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं आपका क्लोज एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड एज जेजी अपैरेटस। कौन सी सेल होती है, जेजी सेल्स होती है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, एफरेंट आर्टीरियोल जहां डीसीटी से मिलता है उसे हम कहते हैं जेजी अपैरेटस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एफरेंट आर्टीरियोल के पास बेसिकली अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट है ना, इससे आपको सवाल आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो दिस वन इज द एफरेंट आर्टीरियोल, ये क्या है बेटा जी, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल, दिस वन इज द इफरेंट आर्टीरियोल। हालांकि एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है। ये कौन होती है बेटा जी, दिस इज द डीसीटी, ये क्या है आपकी डीसीटी है, ठीक है। डीसीटी में कौन सी सेल्स होती हैं बताइए, मैक्युला डेंसा। और आपकी यहाँ पर एफरेंट आर्टीरियोल में कौन सी सेल्स है बेटा, दैट इज जेजी सेल। जेजी सेल बेटा एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है रेनिन। कौन सा हार्मोन निकालती है, जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। अब ये रेनिन क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। साथ में एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, जिस समय भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है घट जाए, बीपी घट जाए, ठीक है, तो जेजी सेल एक्टिवेट होती है, रेनिन रिलीज होता है और साथ में ये क्या करते हैं, रेनिन का काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल को दबाता है जिससे प्रेशर वापस से मेंटेन हो जाता है, जिससे जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जेजी सेल कब काम करते हैं बेटा जी, जेजी अपैरेटस कब काम करता है, जब इमरजेंसी होती है, जब पानी बहुत लॉस हो रहा होता है, जब बीपी डाउन हो गया होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपको पता है 180 लीटर आप यूरिन निकाल रहे हैं पर सोचो आप 99% आप रीएब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है, जिसमें से हम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। जबकि पानी हो गया है ना, यूरिया हो गया, इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है अपने आप, नो एनर्जी खर्च, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन। मान लो एवरीबडी प्लीज फोकस, मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यूरिन में या ब्लड में, मान लो जैसे यूरिया है, अगर मान लो बहुत सारा पोटेशियम आपके ब्लड में अभी भी है जो फिल्टर होकर नहीं गया तो ब्लड में उसे नहीं रहने दे सकते, तो एक्टिव सिक्रीशन से हम अलग अलग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को वापस करते जाते हैं। इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, पहले ये वाला देख लो, आ जाओ बेटा, ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। इससे 2025 में भी भयंकर सवाल तो नहीं पर एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला पार्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ये है एक्टिव सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या है बेटा, ब्लड वेसल। अब बाइकार्बोनेट अगर यूरिन में ज्यादा होगा तो ब्लड को दे दोगे, NaCl ज्यादा होगा ब्लड को दे दोगे, पानी ब्लड को दे दोगे, न्यूट्रिएंट ब्लड को दे दोगे। पोटेशियम बहुत ज्यादा जो है यूरिन में नहीं होना चाहिए ना बहुत ज्यादा ब्लड में होना चाहिए, दोनों चीजें है, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, ब्लड को। पर अगर H+ आयन आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा है, यूरिन को दे दो वापस, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। अमोनिया बहुत ज़्यादा अगर आपके ब्लड में है तो सीधे आप यूरिन को दे दीजिए। सेम ये कहाँ हो रहा है, पीसीटी में। डीसीटी में देखिए अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में है आपको देना पड़ेगा पोटेशियम, थोड़ा ब्लड को चाहिए और थोड़ा नहीं भी चाहिए, मतलब 50-50 वाली कहानी है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है आप इसको डीसीटी को दीजिए, H+ डीसीटी को दीजिए। NaCl पानी और बाइकार्बोनेट भी आप रीअब्जॉर्ब करके अपने ब्लड को दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कोई रीअब्जॉर्प्शन वाला एक्टिव सिक्रीशन वाला प्रोसेस क्या लूप ऑफ हेनले में होता, नहीं। रीअब्जॉर्प्शन वाला होता है, पानी रीअब्जॉर्ब होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से और NaCl जो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। कलेक्टिंग डक्ट से हम क्या रीअब्जॉर्ब करते हैं बेटा, कलेक्टिंग डक्ट से हम पानी अब्जॉर्ब करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से हम यूरिया एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो कि वापस से लूप ऑफ हेनले में जाती है। आपको पूरी कहानी मैं भी आपको समझाती हूँ। ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीसीटी के एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले की थिन लिम्ब में होता है बेटा सिंपल स्क्वामस, थिक लिम्ब में होता है सिंपल क्यूबॉइडल, डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कलेक्टिंग डक्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट चीजों का एब्जॉर्प्शन आप पीसीटी में करते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट, सोडियम, सारे न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड कंप्लीटली यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी एब्जॉर्ब होता है,
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से आप नमक एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान सुनिएगा, है ना, असेंडिंग लिम्ब से आप पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, असेंडिंग लिम्ब को हम डाइल्यूटिंग लिम्ब कहते हैं, ये वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि नमक खींचते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट है डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैसोप्रेसिन एंड द एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये डीसीटी से नमक और पानी एब्जॉर्ब करवाता है। जब भी बीपी ड्रॉप होगा तो एल्डोस्टेरॉन बोलेगा डीसीटी को नमक खींचिए, ठीक है, और वैसोप्रेसिन भी क्या बोलेगा, पानी खींचिए। देखो यार, सोडियम जब खींचता है तो उसके पीछे पीछे पानी आता ही आता है, ये प्यार मोहब्बत है पति और पत्नी के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट है एडीएच जो पानी को एब्जॉर्ब करवाता है, इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो भी आपकी डीसीटी से, है ना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट से क्या कहते हैं बेटा जी, कलेक्टिंग डक्ट में भी एडीएच का इफेक्ट होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, और यहाँ से यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है, और इवन पैराथायराइड हार्मोन भी कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, जिससे आपकी जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सिक्रीट क्या करते हैं बेटा जी, H+ K+ अमोनियम आयन, लूप ऑफ हेनले का सिक्रीशन में कोई रोल नहीं है, सेम यहाँ पर भी, और अमोनियम आयन आप कलेक्टिंग डक्ट से वो नहीं करते, बट H+ K+ यहाँ से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। इफेक्ट आप सभी लोगों को पता है, बता दिया मैंने क्या है। आइए अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, दैट इज हम कैसे आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके लिए आपको ये वाला मैकेनिज्म जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द काउंटर करंट, ऑपोजिट फ्लो होना चाहिए। देखिए यूरिन आपके यहाँ से आ रहा है लूप ऑफ हेनले पे, तो ब्लड ऊपर जा रहा है, दिस इज द काउंटर करंट, ठीक है, ठीक है। ब्लड नीचे आ रहा है तो यूरिन ऊपर जा रहा है, दिस इज द काउंटर करंट। तो काउंटर करंट जो होता है वो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच, वासा रेक्टा और आपके इसमें लूप ऑफ हेनले के बीच में काम कर रहा होता है। यहाँ पे आपको दो काउंटर करंट दिखेंगे, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब जब आप यूरिन लेके आए तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम थी, सॉल्यूट कम था, वाटर बहुत ज्यादा था, पर क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब से हमने पानी खींचते गए तो लास्ट में ऑस्मोलैरिटी कितनी पहुंच गई, 1200 ऑस्मोल पर लीटर, जो कि काफी गाढ़ा यूरिन हो गया, ठीक है। फिर जब हम ऊपर चलने लगे तो भैया जी क्या हुआ, हमने नमक भी खींच लिया, जिससे आपकी ऑस्मोलैरिटी वापस से 100 ऑस्मोल तक, 200 ऑस्मोल तक पहुंच गई। क्लियर है बच्चे, समझ में आई बात। पर जब आप कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे तो याद है आप लोगों को कि कलेक्टिंग डक्ट से भी आप पानी खींच लेते हैं, तो वापस से आपका यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है। क्लियर है, इवन आप यूरिन से यूरिया भी खींच लेते हैं तो इसलिए आपका यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब अगर देखिए जो पानी आपने खींचा है वो आप कहाँ मिला रहे हो, देखो यहाँ से आपने नमक खींचा, ठीक है, नमक खींचा तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी देखो, नमक डालते गए तो ऑस्मोलैरिटी उसकी भी 1200 ml हो गई, ठीक है, 1200 ऑस्मोल पर लीटर। पर ब्लड जब ऊपर गया तो यहाँ से आपने पानी खींचा तो पानी वापस मिलाते गए, तो आप वापस से ऑस्मोलैरिटी भी ब्लड की मेंटेन हो गई। तो ये काउंटर करंट जो होता है बच्चों, वो वापस आपकी वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में काम करता है, ताकि ब्लड और यूरिन दोनों की ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन रहे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी, यस और नो बोलिए। अगर आप बात करिए सेंटर पर, देखिए चाहे आप वासा रेक्टा देखिए चाहे लूप ऑफ हेनले देखिए, दोनों की ऑस्मोलैरिटी जो है 1200 ऑस्मोल पर लीटर है। पर अगर आप डीसीटी तक आके देखिए तो यहाँ 200 हो जाता है, यहाँ पर भी देखिए 200 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, कहीं से पानी कहीं से नमक खींच रहे हैं, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा कि जो आपका ये ग्रेडियंट मेंटेन हुआ, ये कौन मेंटेन करता है, NaCl और यूरिया, ये PyQ है, ठीक है। यहां से देखिए आपका यूरिन गाढ़ा क्यों होता है बच्चे, यूरिन गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि यहां से आपने पानी और यूरिया दोनों खींचते हैं। जो यूरिया आप खींच रहे हो वो यूरिया वापस से आप यहां मिला देते हो टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले में, ताकि 1200 ऑस्मोल पर लीटर और मेंटेन हो जाए, ठीक है। और फिर इस यूरिया को बार बार रिसाइकल करते रहते हो, फिर जो पुराना वाला निकाला फिर नया, पुराना वाला निकाला फिर नया आ गया। इस तरीके से यूरिया की रिसाइकलिंग जो है चलती जाती है। और जो यूरिन आप लेते हो, इनिशियल में 300 लिए थे, पर निकालते कितना, 1200 ऑस्मोल पर लीटर का, जो कि 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। देखिए लंग्स क्या निकालता है, CO2, लिवर क्या निकालता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, है ना, कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स। स्वेट ग्लैंड क्या निकालती है, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। सेबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है, स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनाइन, ठीक है। तो ये वाली बात, ये अदर ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने में काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको किडनी नहीं है, तो किडनी मेजर है, ठीक है। हालांकि लंग्स भी है, पर हम लोग लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेते हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर हमको काम करना है, कुछ चीज़ों का काम करना है, दैट इज ADH एंड वैसोप्रेसिन। आई होप यहाँ वाली बात आपको समझ में आ गई। देखो जब हमारे ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आपके हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो पानी के लेवल को डिटेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, चेंजेस शो करते हैं, जिससे आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसे रिलीज करके भेजती है कहाँ पर बेटा, आपके डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से पानी एब्जॉर्ब होने लग जाता है, ठीक है, जिससे पानी का लेवल मेंटेन होता है। साथ ही में इस समय पर एक और हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का काम
काम होता है बेटा जी कि नमक खींचो, ठीक है, इसका काम है पानी खींचो, और एल्डोस्टेरॉन का काम है नमक खींचो। कहाँ से? DCT से, जिससे आपके नमक का लेवल भी मेंटेन हो जाता है। और इस तरीके से आपका नमक आ गया तो बीपी मेंटेन हो गया, ये पानी खींच लिया तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो गया, जिससे आपका ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन रेट जो है मेंटेन हो जाता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम समझिए, ये कब एक्टिवेट होता है? एट द इमरजेंसी, जब आपकी बॉडी में इमरजेंसी होती है तब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है। एंजियोटेंसिनोजन लीवर बनाता है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है जब आपकी बॉडी में GFR गिरता है, ब्लड वॉल्यूम घटता है, बीपी घटता है, ऐसे कंडीशन में जेजी सेल एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। जेजी सेल आपके प्लाज्मा में घूम रहे एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स बनाता है, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जिससे एल्डोस्टेरॉन निकलता है, जिससे आपके नमक और पानी का एब्जॉर्प्शन DCT से होता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है, GFR बढ़ जाता है। और साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली जेजी सेल का जो रेनिन होता है वो एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जिससे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और बीपी मेंटेन हो जाता है, ठीक है, ओके। बीपी मेंटेन हुआ, GFR मेंटेन हो जाता है, तो भैया ये बड़े इमरजेंसी में काम करते हैं। साथ में अगर हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो ब्लड वेसल फट जाएंगी, इसीलिए निकलता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि आपके एट्रियम की दीवारों से निकलता है। क्या करता है पता तुम्हें? ये आपका जैसे रेनिन क्या कर रहा था, दीवारें दबवा रहा था, ये दीवारों को रिलैक्स करवाता है, ठीक है। वेजोडाइलेशन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, एक्चुअली नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ANF जो होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे हमेशा एक्ट करता रहता है। देखो एंजियोटेंसिनोजन 2 का काम समझे, एल्डोस्टेरॉन निकालो, ठीक है। रेनिन का काम क्या है? पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये इन दोनों को बोलता है भैया ऐसा है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, नहीं तो फिर ब्लड वेसल फट जाएंगी, ठीक है हमारी। अब देखिए, यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर खिंचते हैं, सिग्नल कहाँ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं, ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक, डेट्रूसर्स मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यूरेथ्रा के रिलैक्स होती है, यूरिन पास हो जाता है। एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन, दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, जिसमें 30 ग्राम यूरिया जो है पर डे आप बाहर निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में, आपकी यूरिन में शुगर आने लगे, दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज कहलाता है। यूरिन बहुत, देखो यार, ADH जब नहीं निकलता तो आपकी बहुत यूरिनेशन होता है, क्योंकि ADH का काम क्या था? पानी एब्जॉर्ब करवाओ, ठीक है। LDH को वैसोप्रेसिन भी करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा यूरिन निकलने लगे, दिस इज द डायबिटीज इंसिपिडस। पर यूरिन में शक्कर आने लगे, दिस इज द डायबिटीज मेलाइटस। आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगे, आपकी बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन सही नहीं हो रहा है, दिस इज द कीटोन बॉडीज, इसे कहते हैं कीटोनूरिया, ठीक है। डिसऑर्डर, आपकी किडनी में स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन गए, दिस इज द रीनल कैलकुली। आपकी ग्लोमेरुलस में सूजन हो गई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आपकी ब्लड में यूरिन एक्यूमुलेट हो, आपकी ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, दिस इज द यूरेमिया। अगर आपको यूरेमिया हो गया तो आपको डालेंगे हीमोडायलिसिस में। हीमोडायलिसिस में क्या होता है आप समझिए, आपके ब्लड को रीनल आर्टरी से, एक्चुअली ये ब्रैकियल आर्टरी से बाहर निकाला जाता है। जहां पे बाहर निकाल रहे हैं उसमें आप एक एंटी कोगुलेंट एजेंट डालोगे जिसका नाम है हेपेरिन, ताकि ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो। उसके बाद डायलाइजिंग चैम्बर में डालोगे इस ब्लड को, पूरे ट्यूब को डायलाइजिंग चैम्बर में डालिए, जिसमें खराब चीजें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी वेन के थ्रू, क्लीन ब्लड को वेन के थ्रू एंट्री करवा दीजिएगा। पर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा एंटी हिपेरिन, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा एंटी हिपेरिन, अदरवाइज जो है ब्लड की कहानी ही खत्म हो जाएगी। एंटी हिपेरिन डाल के वापस से आप ब्लड में आपकी बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डायलिसिस, जो खराब फ्लूइड है उसको आप रिमूव करते रहिए, अच्छा फ्लूइड डालते रहिए, दिस इज द हीमोडायलिसिस। अगर आपको हीमोडायलिसिस नहीं कराना है तो क्या करेंगे बेटा, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी तो ट्रांसप्लांट करेंगे। सबसे अच्छा ट्रांसप्लांट कौन सा है? अपने जुड़वा भाई से, उसके बाद अपने भाई बहन से, फिर अपने माँ बाप से, फिर अपने पड़ोसियों से, फिर इंसानों से, फिर किसी और जानवर का ले लोगे। पर किडनी आप ले नहीं सकते हो, ठीक है। आंख वाँख लगवा सकते हो पर उसे दिखता विकता नहीं है ना। रीनल फेलियर, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, क्लोज रिलेटिव से आप करा सकते हैं, किडनी फेलियर आप ना हो। पर जब भी हम किडनी को लेते हैं बेटा तो मेक श्योर कि इम्यून सप्रेसिव एजेंट लीजिए। कौन है? दैट इज अ साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन समझाया। हर एक पॉइंट, हर एक चीज मैंने आपको समझाई, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाऊं वो जरूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू so much. Take care and bye bye.